सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर एक पाकिस्तानी का दुनिया को देखने का नजरिया एक हिंदुस्तानी से इतना अलग क्यों है? आखिर कुछ तो वजह होगी कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें तालीम में कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जाता होगा जिसकी वजह से उनके ख्यालात दुनिया को लेकर हमसे इतने ज़्यादा अलग हैं। बावजूद कि हम दोनों मुल्क इतने करीब हैं, एक हिंदुस्तानी से जब आप पूछेंगे, एक कोई भी तारीख का या इतिहास का वाक़या उठा के आप देखें और उससे उसकी आप ओपिनियन जानेंगे, तो वो पाकिस्तानी से बिल्कुल अलग होगी। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? पाकिस्तान में तारीख के नाम पर, इतिहास के नाम पर बच्चों को आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि उनकी सोच दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों से काफ़ी अलग होती है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमें प्रोग्राम में आज फिर से जॉइन किया है शकील चौधरी साहब ने। शकील चौधरी साहब एक ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया अरविंद, आई एम ग्रेटफुल टू यू। शकील साहब, मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूं। हमें ये बताएं कि भारत के लोगों को पाकिस्तान के जो नौजवान बच्चे हैं, जब वो बड़े होते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी आपको किताबें पढ़ाई जाती हैं? सबसे पहले तो उस पर हमें बताएं। मैं पाकिस्तान गया, मैंने वहां बच्चों से बातें की। उन्होंने मुझसे ये कहा, आपको इंडियन स्टडीज में पाकिस्तान के लिए क्या पढ़ाया जाता है? तो मैं ये सवाल सुनकर थोड़ा दंग सा रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इसका? तो कहते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके ऐसा सब्जेक्ट होता होगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट इंडियन स्टडीज, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी। मैंने कहा, हमारे यहाँ पर हिस्ट्री को हिस्ट्री ही कहा जाता है, उसे उसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमें पाकिस्तान स्टडीज एक सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, वो पढ़ाया जाता है और उसमें ये बातें हैं। जरा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये मुतालिया पाकिस्तान क्या है, जिसे अंग्रेजी में पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। शुक्रिया अरविंद। पिछले दिनों हमारे एक कालम नवीस हैं, जंग में कालम लिखते हैं, यासिर पीरजादा। तो उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान को मुगालता पाकिस्तान करार दिया। मुगालता का मतलब है फैलेसी। तो उस पर कुछ लोगों ने तनकीद भी की, कुछ ने उनको अप्रिशिएट भी किया। तो बहरहाल इस हवाले से मैं पुरानी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, तो उस वक्त ये बात चली थी कि पाकिस्तान की जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स, उनमें हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है। तो यही शिकायत कुछ पाकिस्तानियों को थी कि इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। तो उस पे दोनों मुल्कों का एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई दोनों मुल्कों की किताबें वो हैं, एक दूसरे मुल्क में रिव्यू होंगी। तो उस पर मुझे याद है कि जमात इस्लामी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जी देखें, हमने अपनी सॉवरेंटी जो है वो खत्म कर दी है और अब हिंदू जो हैं वो हमारी किताबों को अप्रूव किया करेंगे। उस पे बजाय जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, रेलिवेंट मिनिस्टर, वो इसको एक्सप्लेन करते कि हम भी इंडिया की किताबों को रिव्यू किया करेंगे और इसका मकसद ये है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए, नफरत ना पढ़ाई जाए बच्चों को। उसके बजाय वो भी जज्बाती हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम किसी हिंदू को, किसी इंडियन को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी किताबें देखे और अप्रूव करे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो था वो इस तरह से वो किल हो गया। तो मुतालिया पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, तो उसकी जो गलतियां हैं या बाकी सोशल स्टडीज की भी, उस पर हमारे एक प्रोफेसर थे के अजीज, उन्होंने बहुत डिटेल्ड इस पे काम किया है और बहुत से दोस्त जानते भी होंगे। लेट मी शो हिज बुक टू यू। दिस इज द मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये काफी मारूफ किताब है, बहुत से लोग इसको जानते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ये शुरू में अपने कॉलम लिखने शुरू किए थे फ्रंटियर पोस्ट में। तो उस वक्त उनका ये ख्याल था कि ये मैंने कॉलम लिखने शुरू किए हैं तो इससे बहुत भूचाल आ जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा, लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये हमारी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। वो फिर बहुत ही मायूस हुए। वो कहते हैं कि इससे तो कोई चेंज नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं इस पे किया, तो थिंग्स आर एज दे वर बिफोर।
तो अभी ये किताब कई एडिशन इसके छप चुके हैं और तकरीबन 30 साल से ये छप रही है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द करिकुलम। तो वही चीजें जो हैं, वही गलतियां जो हैं जिनकी उन्होंने निशानदेही की, वो उसी तरह पढ़ाई जा रही हैं। अगर ये गलत है किताब, तो इसका कम से कम कोई बंदा जवाब ही दे देता। ना इसका जवाब आया और ना इस पे किसी ने इसको सीरियसली लिया कि इसमें जिन गलतियों की निशानदेही की गई है उनका अजाला किया जाए, किताबों को बेहतर बनाया जाए। तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री का मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो ये होगा कि इतिहास का कत्ल, या तारीख का कत्ल। तो ये दैट्स तो एक राइट। बड़ा एक संगीन सा एक टाइटल हो गया जी किसी भी किताब का कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को पाकिस्तान में उसका कत्ल कर दिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ। तो जी बिल्कुल। शकील साहब, मैंने भी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने की कोशिश की। अब मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के वीडियोस के जरिए ही मुतालिया पाकिस्तान को पढ़ा जाए। तो आपके यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स दिए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर मुतालिया पाकिस्तान को लेकर। मैंने वो तमाम लेक्चर सुने और अपने नोट्स भी बनाए। तो उसमें जो बातें बताई गई हैं कि कांग्रेस एक हिंदुआना पार्टी थी और वो भारत के जो मुसलमान हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करती थी, और पाकिस्तान का जो बनना है वो उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा उसके ऊपर चैप्टर है कि पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होते थे, इस वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा। तो ये सारी बातें सुनकर एक आम नौजवान का सर तो चकरा जाता होगा, और वो इंडिया के लिए जब सोचता होगा तो वो तो हमें, अगर आज जिस तरह से बच्चे देखते हैं बहुत सारे पाकिस्तान के, तो हम उन बच्चों को गलत तो नहीं ठहरा सकते। ये तो कसूर जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं उनका है। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। तो अब बाकी दुनिया में अगर आप देखें, तो बाकी दुनिया के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे जोर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो है एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म का। क्रिटिकल पेट्रियटिज्म का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क को डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पर नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अपने मुल्क को तनकीद से बालातर मत समझें। नो कंट्री शुड बी अबव क्रिटिसिज्म। जब हम्म। तक आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट इज गोइंग टू हैपन, कोई बेहतरी नहीं आने लगी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल में बहुत यूजफुल है, और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझने की और इस पे अमल करने की जरूरत है। वो है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म। जब बिल्कुल। जहां पे मुल्क में आपको कोई खामी नजर आती है, कोई कमजोरी नजर आती है, उसको आप निशानदेही करें। ये कोई गद्दारी या कोई ट्रीजन नहीं है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है निसाबी किताबों को ये देखना चाहिए कि आप उससे नफरत फैलाकर कोई मकसद, कोई अच्छा मकसद हासिल नहीं कर सकते। और वो गवर्नमेंट्स के लिए बाद में एक मसला बन जाता है। अगर आप लोगों से झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो फिर गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक मसला बनता है। जैसे अयूब खान के लिए मसला बना कि 65 की जंग में हमारे मीडिया ने इतनी गलत बयानियां की कि हमने ये भी जीत लिया, हमने ये भी कामयाबी हासिल कर ली, ये भी कर ली। तो जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, तो लोग बहुत मायूस हुए कि हमने तो ये जंग जीती हुई थी, ये अयूब खान ने मेज पे हार दी। भुट्टो साहब ने भी उनके खिलाफ ऐसी बातें की कि इन्होंने जनाब कश्मीर बेच दिया और इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। इसी तरह से जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, शिमला के खिलाफ आप बहुत हैरान होंगे कि आसमा जहांगीर, जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी चैंपियन थी, उनके वालिद साहब ने शिमला पे जितनी सख्त तनकीद की, आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी जमात इस्लामी वाले ने नहीं की। उन्होंने कहा कि ये तो जो जनरल न्याजी ने जो डॉक्यूमेंट साइन की थी, उससे भी बुरी डॉक्यूमेंट है। हमने अपनी सॉवरेंटी बेच दी, हमने अपना नजरिया बेच दिया, हमने। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, तो वो जब तक आप अपने मीडिया को, अपनी टेक्स्ट बुक्स को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो इसी तरह से चलती रहेगी। तो अब थोड़ा सा एहसास है लोगों में, और वेस्ट में भी कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं, यहाँ पे भी हुई हैं। एसडीपीआई हमारा एक थिंक टैंक है, उसने भी एक स्टडी की है टेक्स्ट बुक्स की, वो उनकी वेबसाइट पे पड़ी है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की और ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वहां तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को तालीम दें, उनको ब्रेन वॉश ना करें, इंडोक्ट्रिनेशन ना करें, क्योंकि सही। अल्टीमेटली उनका मुल्क को फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तारीख में से, हिस्ट्री में से जो चीजें गायब हैं,
जो ओमिट हो चुकी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर 1947 से पहले की, वो आप हमें बताएं प्लीज, क्या क्या चीजें गायब हैं? अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर सफदर महमूद हैं। ही इज अ हाईली पेट्रियाटिक स्कॉलर, और वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। ही वॉज एजुकेशन सेक्रेटरी एट वन टाइम। तो उन्होंने मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत एक किताब लिखी है जो उनका पीएचडी का थीसिस था। तो उसमें जो है वो अच्छी किताब है ओवरऑल, लेकिन उसमें दो ओमिशंस मुझे नजर आई। हालांकि पीएचडी के थीसिस का तो मतलब ये होता है कि उसमें कोई चीज रह ना जाए और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो। तो उसमें एक तो एक बाबड़ा का मैसेकर था। चारसद्दा के पास एक छोटा सा ये एक गांव है, बाबड़ा। बाचा खान को जब गिरफ्तार किया गया तो वहां पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और ये 12 जून 1948 की बात है। तो उस मजमे के ऊपर गोली चलाई गई, और उसके बारे में कहा जाता है कि 600 लोग जो हैं वो उसमें मारे गए। कुछ अंदाजे मुख्तलिफ भी हैं, कुछ ज्यादा भी कहते हैं, कम भी कहते हैं। बहरहाल हमारे एक साबिक सफीर हैं रुस्तम शाह महमद, उन्होंने भी 600 का फिगर दिया है, और एक किताब है इसी तरह से इस पे बड़ा डिटेल्ड काम है, उसने भी 600 का फिगर दिया है। तो ना तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में और ना डॉक्टर सफदर महमूद की इस पीएचडी का जो थीसिस है उसमें उसका जिक्र है। उसके बाद फिर ईस्ट पाकिस्तान में 1950 में काफी हिंदू मारे गए थे, 10,000 के करीब। उसके ऊपर हमारे जो पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, और ये भी बहुत कम लोगों को अब पाकिस्तान में मालूम है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर एक हिंदू था, और उनका नाम जोगिंदर नाथ मंडल था। तो उन्होंने फिर उस बेबसी में उन्होंने फिर वो इंडिया चले गए, और वहां पे भी ज्यादा उनको अहमियत नहीं दी गई कि उनको बताया गया था। अंबेडकर साहब ने भी उनको कहा था कि तुम ये काम मत करो और ये इंडिया को छोड़ के ना जाओ। बहरहाल उन्होंने फिर बड़ा एक डिटेल्ड अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लियाकत अली खान को भिजवाया। वो इंटरनेट पर मौजूद है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से वो वहां पे मैंने देखा हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आई वॉज हेल्पलेस, कुछ ना कर सका। तो उन्होंने कहा जी मैंने बड़ा गौर खौज किया है, बड़ी डिलिब्रेशन की है, तो हिंदुओं का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में बहुत खराब है। तो वो छोड़ के चले गए पाकिस्तान। उसका भी उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। जहां तक पार्टीशन से पहले की हिस्ट्री का ताल्लुक है, तो उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं जिनका हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो कोई जवाब नहीं देते। मसलन सर सैयद अहमद खान के बारे में हमारी किताबें बताती हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात है और इससे दूर रहो। तो फिर जिन्ना साहब ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? अगर सर सैयद इतने बड़े विजनरी थे और मुसलमान उनकी बात को बहुत संजीदगी से लेते थे, तो व्हाई डिड मिस्टर जिन्ना ज्वाइन द कांग्रेस? एंड ही वाज नॉट द ओनली वन, और भी बेशुमार मुसलमान लीडर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खान थे, मोहम्मद अली जौहर थे। तो वो सारे जो थे, क्या वो सब मुसलमानों के दुश्मन थे कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की? और जिन्ना साहब तो तकरीबन 15 साल तक कांग्रेस में रहे। तो अगर कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात थी, तो 15 साल लगे आपको ये जानने में कि ये हिंदुओं की जमात है। ये तो 6 महीने 7 महीने साल में पता चल जाता है। फिर उसी वक्त आप देखिए इनिशियल डेज में जब बंगाल की डिवीजन हुई, पहली डिवीजन जो थी, उसमें हमें यह बताया जाता है कि उस डिवीजन से मुसलमानों को फायदा हुआ और हिंदुओं ने उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। तो ये नहीं बताया जाता कि उस वक्त जिन्ना साहब का की पोजीशन क्या थी, उनका मौकफ क्या था। क्या वो उस पार्टीशन को हिंदुओं की साजिश समझते थे, या वो उसके खिलाफ थे, क्या था? और आगा खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उन दिनों में हमारा सबसे बड़ा जो मुखालिफ था वो मिस्टर जिन्ना था। उसके बाद अब देखिए हमें जो बताया जाता है, लखनऊ पैक्ट को बहुत बड़ी अचीवमेंट मुस्लिम लीग की बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अल्लामा इकबाल ने उस लखनऊ पैक्ट को एक पिटफॉल करार दिया है। पिटफॉल का मतलब है गड़ा करार दिया कि जिसमें मुस्लिम लीग की लीडरशिप जा गिरी। तो इस तरह से एक बैलेंस तरीके से हमें नहीं बताया जाता कि इस पे कितना क्रिटिसिज्म उस वक्त हुआ, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में ये हुआ था बंगाल और पंजाब की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कम कर दी गई थी, और जिन सूबों में मुसलमानों की अकलियत थी, कम तादाद में थी, उनका वेटेज ज्यादा कर दिया गया था। फिर जो एक और चीज जो हमें नहीं बताई जाती वो है
कि जब फसादात हुए पार्टीशन के दौर में, पार्टीशन इरा राइट्स जो हुए, तो उसमें यही हर बंदा जो है पाकिस्तान में, मे बी 90% लोग यही समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने किसी हिंदू सिख के साथ ज्यादती नहीं की। तो इस पे डॉक्टर इश्तियाक साहब ने सबसे तफसीली काम किया है, जो उन्होंने पंजाब के फसादात पे किताब लिखी है। उसको अगर आप ये देखें तो बिल्कुल डिफरेंट हिस्ट्री आपके सामने आती है कि जैसे पंजाब में जस्टिस मुनीर जो थे, एक वक्त में वो चीफ जस्टिस भी रहे पाकिस्तान, उन्होंने भी माना कि पंजाब में जो फसादात थे वो मार्च 47 में रावलपिंडी के जिले से शुरू हो गए थे। इनके जो इर्द गिर्द जो जगह थी, कहूटा भी उसमें शामिल था। और कहूटा का जो वाकया है, ये तो फ्रीडम एट मिडनाइट ने भी लिखा है कि इर्द गिर्द के लोग आ गए और उन्होंने हल्ला बोल दिया और हिंदुओं और सिखों को जो है वो एक हवेली में बंद करके तो जिंदा जला दिया, जो भी बाहर निकलता था उसको दोबारा अंदर धकेल देते थे। तो अब ये अगर वाकया गलत है तो फिर किसी को इसकी डिनायल देना चाहिए, इसको तरदीद करनी चाहिए इसकी। और फ्रीडम एट मिडनाइट जो है पार्टीशन के ऊपर लिखी गई सबसे पॉपुलर किताब है, इसका काफी जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। तो अगर ये गलत बात है तो फिर क्यों इसकी तरदीद नहीं हुई? और ये 75 में पहली दफा छपी, तो कितना अरसा इसको गुजर चुका है। अगर ये गलत है तो इसकी तरदीद होनी चाहिए, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। आप पॉइंट आउट करें कि इसमें क्या एरर्स हैं, क्या इनएक्यूरेसीज हैं। लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टडीज के अंदर सबसे ज्यादा झूठ जनरल जिया के दौर में डाला गया, जब नया करिकुलम बनाने की जिम्मेदारी जमाते इस्लामी को दी गई। उससे पहले के पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये इतना जहर नहीं था इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो 65 की जंग थी ना, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उससे पहले जो था काफी रिलैक्स माहौल था। 65 की जंग ने जो है ना, जो सेकंड पार्टीशन उसको आप कह लीजिए, तो 65 के बाद बहुत पाबंदियां लगी और बहुत सख्ती शुरू हो गई। तो अगर 65 की जंग ना होती तो शायद हम बहुत बेहतर हालात में जिंदगी गुजार रहे होते। तो ज़ियाउल हक ने भी किया मुतालिया पाकिस्तान का, और भुट्टो साहब के दौर में भी इस तरह की चीजें बहुत सी हुई, क्योंकि पाकिस्तान का जो है इस्लाम को स्टेट रिलीजन, भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था 73 का, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, वो भी उस आइन में मौजूद थी। उससे पहले अयूब खान के दौर में भी किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद थी। तो ज़ियाउल हक ने भी डेफिनेटली किया, लेकिन उससे पहले ये काम शुरू हो चुका था। अब देखिए ना, भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी, शराब पर पाबंदी लगाई, जुमे की छुट्टी उन्होंने की। तो इस तरह का बहुत से लोग ये कहते हैं कि भुट्टो साहब जो थे, वो इस्लामाइजेशन जो थी वो भुट्टो साहब ने शुरू की, और जिसको फिर ज़ियाउल हक ने आगे फॉलो किया। तो ज़ियाउल हक के ज़माने में डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा इस्लामाइज किया गया और उनको जो है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया उसका रंग जो है वो ज़्यादा उसको दिया गया। तो लेकिन ये प्रोसेस उससे पहले शुरू हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का जो वजूद है उसके बारे में कोई एक नया ओपिनियन डेवलप हो और वो हिंदुओं से नफरत के ऊपर बेस्ड ना हो? पाकिस्तान के अंदर एक ये भी ओपिनियन माना जाता है, लोग कहते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के जो खराब ताल्लुकात हैं वो भारत में हिंदुत्व की वजह से है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या हिंदुत्व इतना बड़ा एक कोई बहुत बड़ी एक ऐसी इविल फोर्स, ऐसी कोई शैतानी ताकत है जो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब कर रही है? यकीन माने, मैं जब से स्कूल में था इंडिया में, मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग वहीं से की है। हमने तो इस किस्म की कोई हिंदुत्व या और ये बातें, ये लफ्ज ही अभी हाल ही में कोई पिछले 4-5 साल में कॉइन हुआ है। इससे पहले तो हमने कभी ये सुना ही नहीं था। तो आप इस बारे में थोड़ा तफसीलन हमें बताएं प्लीज। ये जो लफ्ज है ना जी, हिंदुत्व, ये तो खैर पुराना है, लेकिन ये बात सही है कि इसको पॉपुलैरिटी जो है वो ज्यादा रिसेंट ईयर्स में ही मिली। तो उस पे जो लोग ये कहते हैं कि जी जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं उस वक्त से हमारे हालात खराब हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या उनके इक़्तिदार में आने से पहले क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियलिस्टिक व्यू है। और हिंदुत्व का जहां तक ताल्लुक है,
तो शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान 1940 वाली पेश की थी, उन्होंने हिंदुत्व के चैंपियन जो थे उस वक्त, हिंदू महासभा, उनके साथ मिलकर 1941 में कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। उस वक्त तो उनको कोई मसला नहीं हुआ उससे। अब जैसे अब हिंदुत्व का जो लोग करते हैं ये, कि हिंदुत्व की वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं, तो इससे पहले भी क्या हमारे जो ओवरऑल ओपिनियन है पाकिस्तान में इंडिया के बारे में, क्या वो मुस्बत थी? क्या वो रातों रात चेंज हो गई हिंदुत्व की वजह से? आप आज से बस 10 साल पहले के, 20 साल पहले के अखबार उठा के देख लीजिए, वही आपको लफाजी, वही रेटरिक नजर आएगी जो आज है। भुट्टो साहब का मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना सकता हूं कि 1968 में उन्होंने कहा था कि इंडिया में मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है। उस वक्त तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसको अंग्रेजी में उन्होंने लफ्ज कहा था, एक कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन। अब भुट्टो साहब तो ना मौलवी थे और ना कोई एक्सट्रीमिस्ट उनको समझा जाता है, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। तो वो अगर 68 में ये कह रहे हैं कि जी कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन चल रही है, तो आज तो किसी ने नहीं कहा कि जी इंडिया में कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन चल रही है। तो हमारे यहाँ ये बड़ा एक तजाद है, जिस पे खुल के डिबेट नहीं होती। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि ये गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, तो क्या हमारी किताबें जो हैं ये मानती हैं कि नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान बेहतर था? या तो वो चेंज करवा दें इन टेक्स्ट बुक्स को कि वो दौर बेहतर था। अभी नेहरू और गांधी के खिलाफ हमारी टेक्स्ट बुक्स भरी पड़ी हैं, बीजेपी के खिलाफ तो अभी उनमें कुछ नहीं आया। इसी साल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने महात्मा गांधी को अपने करिकुलम से कंप्लीटली निकाल दिया गया है। ये खबर भी आप, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, हाल ही की खबर है। और ये स्पीच है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 अगस्त 2019 के बाद में, जब वो पहली बार पार्लियामेंट में गए 7 अगस्त टू बी प्रिसाइज 2019 को, उन्होंने कहा कि ये नेहरू गांधी का भारत नहीं है ये। और फिर उन्होंने कैसे कैसे नामों से प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया। और आम पाकिस्तानी जो है वो ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के पीछे नरेंद्र मोदी है। मोदी साहब तो 2014 में आए हैं, उससे पहले बच्चों में और आम लोगों में क्या राय पाई जाती थी? मुंबई का भी वाकया हुआ, और उससे पहले और बहुत सारे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में अटैक, कारगिल, इन सब चीजों के बारे में पाकिस्तान में क्या राय है? लोगों का कारगिल वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है, उसके बारे में बताएं। कारगिल की तो अब ज्यादा बात नहीं होती, बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखा है कि उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान हुआ। और मुंबई हमलों के बारे में भी बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ जो ये रेफरेंस देते हैं कि जी इंडिया के किसी पुलिस ऑफिसर ने ये कहा था कि ये तो इनसाइड जॉब था, ये इंडिया ही के लोगों ने किया था। तो इस तरह की बातें, जैद हामिद का आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अजमल कसाब जो है वो एक्चुअली एक सिख था जिसका नाम अमर सिंह था। तो इस तरह की बातों को भी काफी लोग जो है वो सीरियसली लेते हैं। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें, और उनकी जाए पैदाइश जो है, जन्मभूमि, वो यहाँ इस्लामाबाद के करीब ही एक इलाका है चकवाल, वहां के एक गांव में वो पैदा हुए। तो यहाँ के कुछ लोग उनको मिलने भी गए, पुराने दोस्त, लेकिन वो जो हैं पाकिस्तान का दौरा करने की हिम्मत ना पा सके। उनको ये था कि मेरी जो मुखालफीन हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करेंगे मुझे। लेकिन नरेंद्र मोदी के हक में ये बात जाती है कि वो इस खतरे को मोल लेके, उनके कुछ एडवाइजर्स ने, साथियों ने ये कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर मत जाएं, इससे आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा। इसके बावजूद जो है वो लाहौर आए, और वो एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन उसका रिएक्शन जो है पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव हुआ, और उसको एक साजिश के तौर पे देखा गया, और अपोजिशन ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो नरेंद्र मोदी का यार हो गया है, और नारा लगा कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। सो ही वाज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर।
सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो स्टेट के जो मामलात हैं उनको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है कि जो भी अपोजिशन है वो हमेशा एंटी इंडिया होगी, जो गवर्नमेंट होगी उस पर ये इल्जाम लगेगा कि दे आर सॉफ्ट ऑन इंडिया, दे आर प्रो इंडिया। सो इस सोच को हमें बदलना होगा। जी, वाजपेयी साहब जब लाहौर गए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान से खड़े होकर स्पीच की। एक तरह से यूँ कहें कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया, लेकिन फिर भी आज तक बावजूद इसके कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज़ है, हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी एक-दूसरे के सामने खेलते हैं, ट्रेडिंग टाइज़ हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी, इंडिया ने तो हमें आज तक कबूल ही नहीं किया है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ये कितना बड़ा एक झूठ है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। ये भी बड़ा दिलचस्प एक मसला है। इसमें कुछ लोग तो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जैसे हमारी एक बहुत वेल नोन हिस्टोरियन है, आजकल वो अमेरिका में पढ़ाती हैं, डॉक्टर आयशा जलाल। तो उनके बारे में डॉक्टर मलिया लोधी जो हमारी एम्बेसडर थी यूएन में कुछ साल पहले, उन्होंने एक दफा कहा था कि शी इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। और भी उनको बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनका थीसिस ये है कि जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, ये तो पार्टीशन जो थी कांग्रेस ने उनके ऊपर इम्पोज की। तो बहुत से लोग जसवंत सिंह की किताब का हवाला देते हैं कि पार्टीशन जो थी ये तो नेहरू और पटेल ने उनके ऊपर इम्पोज की। और दूसरी तरफ जो है ये व्यू भी है कि जी कांग्रेस ने तो तस्लीम ही नहीं किया, इंडिया ने तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। तो ये बिल्कुल 100 क्या कहेंगे डायमेट्रिकली अपोज्ड व्यूज हैं ये। और दोनों ये व्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक तरफ ये है कि जी कांग्रेस ने पार्टीशन करवाई, तो मैं फिर उनसे पूछता हूं कि भाई क्या फिर हम पाकिस्तान का फाउंडर नेहरू को कह सकते हैं या पटेल को कह सकते हैं? एक तरफ तो हमारी किताबें ये क्रेडिट लेती हैं कि जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया और हमने इतनी कुर्बानियां दे के बनाया। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस ने बनाया। तो हमें अब तक हम इस कंट्रडिक्शन को अनफॉर्चुनेटली रिजॉल्व नहीं कर सके। एक इंटेलेक्चुअल स्किट्सोफ्रीनिया समझ लीजिए। इसी तरह से सेकुलरिज्म के बारे में हमारी अप्रोच है। इंडिया पे हम क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इंडिया जो है अगर वो दावा करे किसी भी फोरम पे कि हम सेकुलर मुल्क हैं, तो फौरन हम कहते हैं कि नहीं, इंडिया इज नॉट सेकुलर। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तो फिर कहते हैं सेकुलरिज्म तो बड़ी बुरी चीज है, ये तो एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। सो इस पे भी हमारा एक अजीब वो है, कंट्राडिक्शन इसमें आ जाती है।